प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम ब्रिटेन में विधि के शासन व्यवस्था पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में विधि का शासन एक प्रमुख विशेषता के रूप में हमें दिखाई देता है। क्योंकि ब्रिटेन ने जो संविधान का निर्माण हुआ है, एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। ब्रिटिश लोगों ने सैकड़ों वर्ष तक अपने अधिकारों के लिए रक्षा की है और शासन प्रणाली में स्वेच्छाचारिता जो है उसके लिए ब्रिटेन में कोई स्थान नहीं है वहाँ पर। इसीलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर विधि का शासन है। और विधि के शासन से तात्पर्य क्या है? विधि के शासन से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है, कानून के अधीन है और न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। वो जैसा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए करती है वैसा वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है वो। तो ब्रिटेन के जो विधि के शासन की जो अवधारणा है उसकी व्याख्या करने वाले जो विद्वान हैं उनमें डायसी का नाम सबसे प्रमुख माना जाता है। कि डायसी और जेनिंग्स दो ऐसे विचारक हैं जिन्होंने विधि के शासन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें डायसी की जो व्याख्या है वो सबसे अच्छी व्याख्या मानी जाती है। क्योंकि 19वीं शताब्दी के जो अंतिम वर्ष हैं उनमें डायसी की जो रचनाएं थी उनको जितना सम्मान दिया गया उतना किसी और विद्वान को नहीं दिया गया। तो विधि के शासन पर हम डायसी के पहले विचार देखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में जो उनके विरोधी हैं जेनिंग्स, उनके विचारों को देखने का प्रयास करेंगे। कि डायसी के अनुसार विधि के शासन का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, बल्कि उसका सीधा सा तात्पर्य है कि चाहे कैसी भी अवस्था हो, राज्य की जो साधारण विधि के अधीन और न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही सभी व्यक्ति हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। कि विधि का जो शासन है ब्रिटेन के संविधान का एक तरह से माने तो मूल है। कि संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हैं। भले ही वहाँ पर अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सारे जो अधिकार हैं वो न्यायालय के द्वारा सुरक्षित हैं। व्यक्ति क्या है, सब कानून के अधीन है। तो डायसी की जो प्रसिद्ध रचना है संविधान की विधि, उसमें उसने विधि के शासन के 3 पक्षों पर प्रकाश डाला है। उसने 3 बातें बताई हैं उसमें। कि पहली बात तो ये कही है कि बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता। कि किसी भी व्यक्ति को जब तक दंडित नहीं किया जा सकता, जब तक उसकी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। और यदि किसी साधारण न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से ये साबित हो जाए कि उसने कानून का उल्लंघन किया है तो ही उसको दंडित किया जा सकता है, अन्यथा उसको दंडित नहीं किया जा सकता। और विधि के शासन का दूसरा पक्ष है कि कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। कि विधि के शासन का अर्थ किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है जो कानून से परे नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, सब पर एक ही तरह का कानून लागू है। केवल सम्राट इसका अपवाद है। एक राजा इसका हम अपवाद मान सकते हैं, लेकिन राजा के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि राजा के बारे में कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं करता। तो जब राजा कोई गलती, वो इसी आधार पर, डायसी ये कहते हैं कि इसी आधार पर कि हम सम्राट को एक तरह से छूट मिली हुई है, क्योंकि सम्राट स्वयं कोई काम करता ही नहीं है। सम्राट एक औपचारिक प्रधान है और उसके जो सारे कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? विभिन्न जो मंत्री हैं संसद में उनके द्वारा किए जाते हैं और कार्यपालिका के द्वारा उसके कार्य किए जाते हैं। जो वास्तविक कार्यपालिका है उसके द्वारा कार्य किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो स्वयं उसके लिए उत्तरदायी है, राजा उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो राजा कोई गलती करता नहीं है, इसलिए वो कानून से परे है। बाकी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो साधारण नागरिक हो और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, किसी भी पद पर बैठा हुआ हो, वो कानून के अधीन है। और एक तीसरी मान्यता डायसी के अनुसार है कि इंग्लैंड में जितने भी संविधान के सामान्य सिद्धांत हैं वो किसके परिणाम है? न्यायिक निर्णयों के परिणाम है। कि महत्वपूर्ण पक्ष है ये कि संविधान के जितने भी मूल सिद्धांत हैं न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं और न्यायालय ने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दे रखी है। न्यायालय के द्वारा समय समय पर ऐसे विवाद सामने आते हैं जिनमें ये देखा जाता है कि नागरिक किन परिस्थितियों में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर
कर सकते हैं, पुलिस कब और क्यों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ये सारे कौन तय करता है? न्यायालय तय करता है। तो सारे न्यायालय जो सामान्य सिद्धांत हैं वो न्यायिक निर्णयों के ही वहाँ पर परिणाम है। तो ये जो तीनों पक्ष हैं रायसी के, तीनों पक्ष कुछ सिद्धांतों की हम देखते हैं कि जो पहला सिद्धांत है जिसमें ये कहा गया है कि बिना अपराध के दंड नहीं दिया जा सकता, वो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, कार्यपालिका को स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है। जो दूसरा सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है, तो ये पूरे देश में कानून की समानता की स्थापना करता है और नागरिक चाहे कोई भी व्यक्ति हो सब कानून के अधीन है, ये दूसरा सिद्धांत ये मानता है। और तीसरा सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि ग्रेट ब्रिटेन में संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों की भले ही लिखित गारंटी न दे, फिर भी नागरिकों के मूल अधिकार वहाँ पर उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि अन्य देशों में है। चाहे वो अमेरिका में भले ही लिखित गारंटी दे रखी है, लेकिन ब्रिटेन के नागरिक भी उतनी ही नागरिक स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हैं जितने कि अमेरिका के नागरिक करते हैं। तो यहाँ पर जो डायसी ये मानते हैं कि कानून चूँकि सब व्यक्ति कानून के समान है, दूसरी तरफ उन्हीं के क्या है एक दूसरे विचारक है जेनिंग्स ये मानते हैं विधि के शासन की जो डायसी की जो अवधारणा है उसकी वो सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं और वो ये मानते हैं कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं जो इस प्रकार हैं। जो डायसी की पहली मान्यता है कि व्यक्ति को जब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि वो किसी ने उसने कानून भंग नहीं किया हो। तो इस संबंध में ये कहते हैं, जेनिंग्स ये कहते हैं कि चाहे निरंकुश शासक कोई भी हो, चाहे मुसोलिनी हो चाहे हिटलर हो, उसने पहले कानूनों का निर्माण किया और फिर उन कानूनों के आधार पर उसने स्वेच्छाचारिता की स्थापना की। तो ऐसी स्थिति में किसी ने ऐसा कह कि भी कानून का भंग नहीं किया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं कि बड़े ही निरंकुश शासक वो रहा हो लेकिन उसने कानूनों के आधार पर शासन किया है। तो ये हम ये कह सकते ये इसकी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाए जब तक उसने कानूनों का उल्लंघन नहीं किया हो। क्या मुसोलिनी ने कानून का उल्लंघन नहीं किया? क्या मुसोलिनी ने स्वेच्छाचारिता स्थापित नहीं की? क्या हिटलर ने स्वेच्छाचारिता स्थापित नहीं की? लेकिन क्या उनको दंड दिया गया? क्या यही विधि का शासन है? जेनिंग्स ऐसा मानते हैं। और डायसी की जो दूसरी धारणा जो कहते हैं कि विधि के समक्ष समानता से, इसका भी जेनिंग्स खंडन करते हैं। वो ये कहते हैं कि किसी विशेष कारणों से नागरिकों के साथ यदि पक्षपात किया जाए तो हम उसे बुरा नहीं मान सकते। महिलाओं के लिए यदि हमें किसी विशेष यदि हमें अधिकारों की आवश्यकता है तो उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते। बच्चों के लिए यदि कोई कानून बनाए गए हैं, पिछड़े वर्ग के लिए यदि कोई विशेष सुविधाएं सरकार जुटाती है और उसके लिए कानून बनाती है तो क्या ये विधि के समक्ष समानता के उल्लंघन होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें कई बार ऐसा करना पड़ता है। हमें कुछ विशेष वर्गों को विशेष सुविधाएं देने के लिए नए कानूनों का निर्माण करना पड़ता है, ऐसे कानूनों का निर्माण करना पड़ता है जो कि साधारण नागरिक उन पर लागू नहीं होते, लेकिन वो यदि विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन है तो ये कदापि नहीं है। डायसी की जो तीसरी मान्यता वो कहते हैं कि न्यायालय के जो निर्णय हैं वो महत्वपूर्ण सोर्स है। तो जेनिंग्स इससे भी बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने संविधान की ऐसी बहुत सारी विशेषताएं गिनाई है जिनका न्यायिक निर्णयों से कोई संबंध नहीं है, जैसे कि संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत, सम्राट और प्रधानमंत्री के संबंध, राज सिंहासन पर उत्तराधिकार के मामला, संसद की सर्वोच्चता का प्रश्न है। जहाँ तक ये सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर जो न्यायिक निर्णयों के परिणाम नहीं है, जैसे संसद का 2 सदन में बंटना, ये भी कोई न्यायिक निर्णय का परिणाम नहीं है। तो डायसी की जितनी मान्यताएं हैं उनका खंडन करते हुए जेनिंग्स ये कहते हैं कि विधि का शासन वास्तव में वो नहीं है जो डायसी कहते हैं। विधि के शासन का तात्पर्य वो अपने स्वयं के सिद्धांतों से देते हैं, जिसमें पहला उनका सिद्धांत है कि विधि का शासन क्या होना चाहिए कि ऐसा शासन होना चाहिए, ऐसी संवैधानिक सरकार जो तानाशाही व्यवस्था से बिल्कुल अलग हो। विधि के शासन का यदि प्रमुख लक्षण है लोकतंत्रीय स्वरूप, नागरिकों की स्वतंत्रता की गारंटी, तो ब्रिटेन में एक निश्चित अवधि के बाद में ऐसे ये जो जितनी व्यवस्थाएं हैं
लोकतंत्र उसका स्वरूप है, स्वतंत्रता की गारंटी है, उसको ये जो है वो सब हमें देखने चाहिए। इसके अतिरिक्त देश में स्वतंत्रता का वातावरण होना चाहिए, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, नागरिकों को शक की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था क्या है, वो विधि का शासन माना जाएगा। सिर्फ ये कहना कि समानता ही विधि का शासन है, ऐसा नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि बराबर वालों को कानून की समानता का तात्पर्य ये नहीं है कि हर वर्ग के लिए एक का कानून हो, बल्कि उनका ये मानना है कि बराबर वालों के लिए एक कानून होना चाहिए। समानता से तात्पर्य बराबर वालों के लिए एक कानून हो, जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए एक जैसे कानून हो, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक जैसे कानून हो, जैसे कि समाज के अति पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ये समानता है। ऐसी स्थिति में हम इस आधार पर हम बच्चों को, हम समाज के जो विशेष वर्ग हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं हम दे सकते हैं। तीसरा उनका मानना था कि सरकार सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए वचनबद्ध हो, वो कानून का शासन है। कि 19वीं शताब्दी में वो ये मानते थे कि डायसी तो 19वीं शताब्दी में उदारक विचारक थे, उनके लिए अहस्तक्षेप की नीति ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन आज यदि हम देखें किसमें आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज अहस्तक्षेपवाद के स्थान पर समाजवाद और लोक कल्याण की चर्चा हमें ज़्यादा सुनने को मिलती है। अतः निर्धनता, अशिक्षा, रोग निवारण के लिए सरकार यदि कुछ अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके कानून बनाती है तो हम उन्हें कानून का विरुद्ध शासन नहीं मान सकते, बल्कि वो कानून के शासन के ही एक हिस्सा है। उन ऐसे कानूनों को, सरकार के ऐसे कार्यों को हमें शंका की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जैसा कि डायसी मानते हैं। तो कानून की जो डायसी ने जो 19वीं शताब्दी है उसके अनुसार कानून की व्याख्या की, जबकि जेनिक्स ने नवीन परिस्थितियों और 20वीं शताब्दी में कानून के शासन की क्या व्याख्या होनी चाहिए, इस पर उन्होंने विचार किया। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ब्रिटेन में कानून का शासन सर्वोच्च मान्यता के रूप में स्थापित है और कानून के शासन की यही अवधारणा ब्रिटेन से विभिन्न लोकतंत्रीय देशों में धीरे धीरे आई है। धन्यवाद।